नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद ऑनलाइन एकेडमी में। ओम आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे यूनिट 7 यानी कहानी की, जो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी है, जिसके लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। और क्लास अच्छा लगे तो राय भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी और दुलाई वाली कहानी पे। इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी की लेखिका है राजेंद्र बाला घोष और यह कहानी जो है 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित एक निबंध के रूप में हुई थी। और यह कहानी चूंकि जो लिखी गई है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। यह कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो लिखी गई है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। चंद्रदेव को एक पत्र के रूप में भारत के उस समय आधुनिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को नीतियों के विरुद्ध में उन्होंने यह कहानी जो है चंद्रदेव के तहत जो है लिखी है और अपनी भावनाओं उसमें व्यक्त की हैं। और कहानी में ये भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और इसमें पात्र लेखिका है और चंद्रदेव है। तो चलिए हम कहानी का वाचन शुरू करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कोमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ। सुनो, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? अब देखिए, लेखिका ने पहला प्रश्न एनटीए ये पूछ सकता है कि लेखिका ने चंद्रदेव से पहला प्रश्न कौन सा किया था। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। यह लेखिका ने पहला प्रश्न जो है यही किया है चंद्रदेव से। एनटीए ये पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने पहला प्रश्न कौन सा किया था। तो लेखिका ने पहला प्रश्न जो है, क्या आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, ये लेखिका ने पहला प्रश्न जो है चंद्रदेव से किया है इस कहानी में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल मोस्ट है। तो ये एनटीए पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका ने पहला प्रश्न चंद्रदेव से कौन सा पूछा था। तो आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, ये लेखिका ने पहला प्रश्न किया है चंद्रदेव से। अब आगे चलते हैं। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करते हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है क्या? अब देखिए, लेखिका ने डिपार्टमेंट के साथ यहाँ महकमे शब्द का प्रयोग किया है। और यह एनटीए पूछ सकता है कि लेखिका ने डिपार्टमेंट के जगह पे कौन सा शब्द हिंदी का प्रयोग किया। डिपार्टमेंट तो अंग्रेजी का शब्द है, तो लेखिका ने महकमे शब्द का यहाँ कोष्टक में दिया गया है, महकमे शब्द का भी प्रयोग किया है। अब ये पूछ सकता है, एनटीए का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं दिन पे दिन, वो बिल्कुल गहराई वाले प्रश्न पूछ रहा है। तो ये पूछ सकता है कि डिपार्टमेंट को लेखिका ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि महकमे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत के कितने सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपने परलोक बनाते। अब देखिए, इस कहानी में काशी का भी जिक्र मिला है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस कहानी में काशी ऐसे शांति धाम, काशी को शांति धाम कहा है। लेखिका ने इसमें काशी को शांति धाम कहा है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अरे, यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओह, देवता भी अपनी जाति के कैसे? अब देखिए, देवता भी जो है
जाति के विरोध में देवताओं को भी और अंग्रेजों को भी। अभी देखिए आगे चल के हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो उसमें देवताओं को भी और अंग्रेजों को भी दोनों लोगों को जाति के संबंध किया है। देखिए पक्षपाती होते हैं, यानी देवता भी अपने जाति के पक्षपाती होते हैं। लेखिका ने ये कहा है, देखो रे चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों को पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अब देखिए जाति का पक्षपात एक तो अंग्रेजों के लिए लेखिका ने प्रयोग किया है और एक देवताओं के लिए। ये दोनों जाति शब्द का प्रयोग लेखिका ने अंग्रेजों को और देवताओं के लिए किया है। ये इतनी छोटी-छोटी चीजें एनटीए पूछ सकता है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें छोटा सा भी छोटा आंसर को नहीं छोड़ना है बिल्कुल, क्योंकि एनटीए जो पूछ रहा है उसको हमें बिल्कुल गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि एनटीए के पेपर निकालने के लिए बहुत गहराई से पढ़ना आवश्यक है। कहानी तो 2 मिनट की है, कहानी आप लोग पढ़ के अपने से भी खत्म कर सकते हैं, पर कहानी में जो मूल तथ्य है जो एनटीए पूछ रहा है, हमारा हमारा तथ्य है कि उसको जानना बहुत जरूरी है। एनटीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको बहुत छोटे-छोटे प्रश्न जहां से बन सकते हैं, एनटीए क्या पूछ सकता है, इस संभावित प्रश्नों की ओर ध्यान देना है। कहीं और से एनटीए थोड़ी प्रश्न लाएगा, किसी कहानी से ही प्रश्न उठाएगा। आप कहानी पढ़े रहेंगे, अगर आप जानते रहेंगे तो ठीक है, नहीं जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो यही चीजें कहानी एकदम, ये कहानी तो बहुत छोटी-छोटी लगाया एनटीए, पर उसमें फैक्ट्स कितने हैं वो हमें याद करना है। फैक्ट कितने हैं वो हमें याद करना। अब पूछ देगा उसमें कि अगर जाति के पक्षपाती के लिए लेखिका ने किनको कहा है, तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए अंग्रेजों के लिए और दूसरा देवताओं के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यदि अंग्रेज जाति की सेवा करना हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक, यहाँ आधुनिक रहेगा, आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, अब देखिए कर्जन आ गया ना, ये हो सकता है कि एनटीए पूछे, ये चूंकि पूछ चुका है इसलिए ये लोग सभी लोग जानते हैं लगभग, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ये लॉर्ड कर्जन के दमनकारी नीतियों का विरोध में लेखिका ने इसको लिखा है इस कहानी के थ्रू। प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा देगा। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। देखिए भारतवासियों को कृष्णांग यानी काले रूपों को अंग्रेजों जो कि कृष्ण भारतवासियों को काले कहते हैं, यहाँ पे ये भी जिक्र किया गया रंग भेद का भी। और है ही नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित नहीं होगी। ये रंग भेद पर भी लेखिका ने जो है यहाँ पे प्रहार किया है। ठीक है, और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्य कुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। अब देखिए ये पूछ सकता है एनटीए कि लॉर्ड कर्जन को कौन कौन सी 2 चीजें पसंद हैं, तो उनको कमीशन और मिशन। लेखिका ने कमीशन और मिशन जो है ये लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयोग किया है कि लॉर्ड कर्जन को कौन सी 2 चीजें पसंद है, तो कमीशन और मिशन अत्यंत प्रिय हैं। ये देखिए लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन 2 चीज अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यह तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। अब देखिए यहाँ पे जो भारत के लोग हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, वो अब देखिए लेखिका ने कितनी दूरदृष्टि की बात की है कि ये 1904 की कहानी लिखी गई है। और देखिए लेखिका आगे चल के बात करेंगे कि चश्मा कौन कौन लोग लड़कपन में ही लगा रहे हैं। देखिए यहाँ भारत के संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। ये देखिए लेखिका ने भारत के उस समय की आधुनिक भारत की स्थिति को बताया है यहाँ पे, और वो आज भी कितनी प्रासंगिक है। देखिए कि लड़कपन से ही चश्मे धारण कर रहे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण पर भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते
होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो आइए। यद्यपि आप इस बात को जानती ही हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर, 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन। अब देखिए यहाँ लेखिका ने कहा है, ये पूछ सकता है कि लेखिका ने पहले किस दिन का जिक्र किया है, तो 8वें दिन का। यहाँ पे पहले लेखिका ने किसका जिक्र किया है, 8वें दिन का, और उसके बाद महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या। आप लोग जानते हैं जैसा कि अमावस्या को सूर्य जो है, चंद्रमा जो है नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग ये जानते ही हैं अमावस्या। उस दिन आपका हॉलिडे या छुट्टी ही अवश्य ही रहता है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारा हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता। अब देखिए उस समय 1904 में चूंकि भारत की राजधानी का परिवर्तन जो है कलकत्ता से दिल्ली 1930 में हुआ था, तो उससे पहले भारत की राजधानी जो है कलकत्ता थी। यहाँ लेखिका ने राजधानी कलकत्ता का जिक्र किया है। देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा है। अब देखिए यहाँ इस कहानी में विश्वकर्मा का भी जिक्र आया है। ये आप लोग नोट कर लेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से पात्रों का क्रम क्या है, मतलब किसका जिक्र पहले किया गया है। तो ये विश्वकर्मा, ये पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग कि विश्वकर्मा इस कहानी में विश्वकर्मा का जिक्र पहले हुआ है। और प्रिय सहयोगियों, दामिनियों में जो घेरे में प्रिय सहयोगी दामिनियों में जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखियां लिया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथों की खिलौनी हो रही हैं। भगवान निशानाथ, ये चंद्रदेव के लिए कहा है। भगवान निशानाथ, निशा का मतलब रात्रि और भगवान का मतलब ईश्वर, तो रात्रि का देवता जो है, रात्रि का भगवान जो है चंद्रदेव, तो यहाँ कहा है इन्होंने। और जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर से हिमालय अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यह निरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने। आप देखिए वाहनों पर भी लेखिका ने व्यंग किया है। यहाँ पे किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मर दिया गया, यानी चपला का मतलब चप्पल को, और अग्निदेव के माथे मर दिया गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल। अब देखिए यहाँ पे जिक्र किया है लेखिका ने, ये भी एनटीए पूछ सकता है। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चांडाल, इन सभी का रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेत महाप्रभु गढ़ को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात कर रही है, विद्युत देवी की, आगे चल के बताएंगी। बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज के में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतली की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वह आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहां चू तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास्य वृत्ति ही लिखी थी। हरि पदोद्भवा त्रिलोक वासिनी त्रिलोक पावन सुरसुरी, ये देखिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये गंगा के लिए प्रयोग किया गया है। हरि पदोद्भवा यानी विष्णु के चरण से निकलने वाली और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली सुरसुरी अर्थात गंगा, तो ये गंगा के लिए प्रयोग किया गया है। कि अभी खोटे दिन आए, वो अभी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही हैं, अर्थात पुल का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ मोटे मोटे, यहाँ देखिए लिखी है आगे, उसके वक्षस्थल पर जहाँ मोटे मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, आप देखें यहाँ देवराज सुरेंद्र का, पहले उधर देखे थे विश्वकर्मा का, उसके बाद सुरेंद्र का, यानी देवताओं के राजा इंद्र, उनको ही सुरेंद्र कहते हैं। तो देवताओं के राजा सुरेंद्र को भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निर्फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ देखिए कलकत्ता का जिक्र है, राजधानी कलकत्ता वैसे भी हमने पहले बता दिया है। फीकी जान पड़ती, वहां ईडन गार्डन
ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। तो ईडन गार्डन किसको मात दे रहा है, ये कोई पूछ सकता है। तो ईडन गार्डन को पारिजात शोभित नंदन कानन को ईडन गार्डन मात दे रहा है। ये देखिए, पारिजात परिशोभित नंदन कानन को ईडन गार्डन जो है मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडित विश्व व्याधनी विद्या देकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्य चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बाबू, ये देखिए कार्तिकेय बाबू, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएं, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में बिल्कुल खास बंगाली बाबू की तरह जचते हैं। ये कहानी में पूछ सकता है कि बंगाली बाबू जैसे कौन देवता दिखते हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा देव राजेंद्र, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा कि देव सेनापति कार्तिकेय बाबू को खास बंगाली बाबू की तरह लेखिका ने बताया है, और उनका वाहन एक सुंदर मयूर है यानी मोर है। बस इससे उनके वीरत्व का ही परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधुता ने आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी यानी लक्ष्मी जी, कमला देवी तथा कुबेर भी अकचा जाएंगे, और भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब व्योम विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने पर आपके अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु की कलंक कालिमा लेपन करके कलंकी, अब देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एनटीए कि इस कहानी में चंद्रमा को कौन कौन से लेखिका ने उपाधि दिया है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कहानी का छोटा सा, और उसमें ये लिखते चलेंगे जो मोस्ट हमने लगाया है। आप इसको नोट करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित ही आपको आपकी जैसी नोट्स और रिवीजन जैसा तैयार होगा वैसा शायद किसी का नहीं हो पाएगा। तो कलंकी, शशांक और शशिधर और सच्छलना, ये 3 उपाधियां लेखिका ने दी हैं, और इनमें से तीनों देख के एक और दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं दिया है लेखिका ने। तो आप जानते रहेंगे तो बिल्कुल लगा देंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कलंकी, शशांक और शशिधर और सच्छलांक आदि उपाधियां मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तनया होने पर भी जिसकी कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वह अजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। अब चंद्रमा में जो दाग लगे हैं लेखिका ने उसको जो है यहाँ के पंडितों की जो विद्वत्ता है उसको व्यंग के रूप में कहते हुए कि आपकी जो कालिमा है वो छूट जाएगी। आगे देखिए कहेंगी लेखिका कि महारानी विक्टोरिया की जो मूर्ति मुंबई में लगी थी उसको छुड़ाने के लिए प्रोफेसर गज्जर महाशय जो है उनका भी जिक्र मिलेगा। तो चलिए हम आगे लोग देखते हैं कि देखिए उपाधियों सिंधु तनिया अब यहाँ से हो गया। अब देखिए कलंक विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर गज्जर महाशय का नाम आया है, और महारानी विक्टोरिया की मूर्ति कहाँ लगी थी, तो ये पूछ सकता है स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ लगी थी, तो बंबई में लगी थी। देखिए ये पूछ सकता है कहानी में, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की मूर्ति कहाँ स्थापित हुई थी, तो बंबई में हुई थी, और जिसपे काला दाग को छुड़ाने के लिए प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे। यानी उस पे जो काला दाग लग गया था मूर्ति पे, उसको छुड़ाने के लिए प्रोफेसर गज्जर महाशय में फलीभूत हुए। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, अब देखिए भगवान सूर्य का भी यहाँ पे जिक्र मिला है, और जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोग पर ग्रहण लगता है। ये देखिए पुराना मिथक है जो लेखिका बता रही हैं कि आप लोग जो समझते हैं ये राहु केतु, अब देखिए आगे चल के बात करेंगे कि जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण पड़ता है, पर
आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास है। यानी जो लोग कहते हैं, यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि राहु जो ग्रस लेता है उससे ग्रहण लगता है, तो लेखिका ने इस अज्ञानता पर भी व्यंग किया है कि आपको वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसी थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। देखिए लेखिका ने यहाँ कहा ना कि यहाँ एक तरह से चंद्रदेव को इंगित करके लेखिका ने भारत के साधारण ग्रामीण जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ऐसे व्यंग करते हुए बताया इस कहानी में। इतने बड़े कॉलेज होने के बाद भी जो है यह जानकारी अभी तक लोगों को नहीं पहुंच पाई है। अतः हे देव, मैं आपसे विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और अब न भारत के वही सस्य श्यामल स्वर्ण प्रसूत मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन किया है, आपसे स्थूल रूप में किया है, वह इन्हीं सब विद्या विशारद गौरांग प्रभु कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में दो चार महाराजे नाम मात्र के हैं। वे काठ की पुतली की भांति है, जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते रहते हैं। देखिए यहाँ लेखिका ने उस समय के राजाओं को, जो वंश उस समय के जो राजा थे, वो केवल अपने राज्य के मंत्रियों पर ही विश्वास करते थे और किसी पर विश्वास नहीं करते थे। लेखिका ने उसी का वर्णन किया है कि उनके रक्षक जैसे उनको नचाते हैं, वे वैसे ही नाचते रहते। जनता की उनको जनता से कोई मतलब नहीं, जनता दुखी है सुखी है उससे कोई मतलब नहीं। उसी को लेखिका ने इंगित करते हुए कहा है कि रक्षक जैसे उनको रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते रहते हैं। यानी चाटुकारिता को लेखिका ने यहाँ पे इंगित किया है कि उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप भी कभी भारत भ्रमण करने आवे तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी देखिए यहाँ पे फैमिली डॉक्टर धनवंतरी का भी जिक्र मिल गया है। और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को, अब यहाँ देखिए चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को, अगर चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को बोलेगा, अगर ऑप्शन में दे दिया तो आपको भोला राम का जीव पे टिक नहीं लगाना है, वो चंद्रदेव से मेरी बातें पर, क्योंकि भोला राम का जीव में भी चित्रगुप्त का वर्णन मिलेगा, पर उसमें चीफ जस्टिस नहीं कहा है। चीफ जस्टिस जो है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कहा है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा कि चीफ जस्टिस शब्द का जहां प्रयोग आवे चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी, उसमें चंद्रदेव से मेरी बातें पर टिक लगाइएगा। उसमें कहेगा कि अगर चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, तो इसमें आपको चंद्रदेव से मेरी बातें पर टिक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा और उनके साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय के यहाँ डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ होगा। अब देखिए ये पूछ सकता है कि लेखिका ने किनको आने का निमंत्रण चंद्रदेव के साथ कहा था। चंद्रदेव अपने साथ किसको लेते आइएगा, दो लोगों को, फैमिली डॉक्टर धनवंतरी को बोला है उन्होंने और चीफ जस्टिस चंद्रगुप्त को, तो दो चित्रगुप्त को चंद्रदेव ने, चंद्रदेव से लेखिका ने उनके साथ दो लोगों को आने को, एक फैमिली डॉक्टर धनवंतरी को बोला है और एक चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को बोला है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि प्लेग महाराज, अब देखिए यहाँ बीमारी प्लेग बीमारी का यहाँ जिक्र लेखिका ने किया है, प्लेग बीमारी का। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा के शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पैनल कोड की धाराओं को देखकर, देखिए यहाँ इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन के बारे में लेखिका ने जिक्र किया है। और देखिए यहाँ पे चिकित्सा शास्त्रियों पर भी व्यंग किया है कि ये लोग रोगियों को रोगों का इलाज तक नहीं खोज पा रहे हैं, और जो देवलोक की जड़ी बूटियां हैं वो भला क्या कर पाएंगे। देखिए यहाँ व्यंग किया है लेखिका ने
आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति को कि वे प्लेग जैसे महामारी से उस समय के नहीं बच पा रही है, उस चिकित्सा पर भी व्यंग किया है लेखिका ने। और आईपीसी सेक्शन की धाराओं पर देखकर चित्रगुप्त महाराज आपके यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये आईपीसी दंड विधान आईपीसी सेक्शन जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है, उस पर भी व्यंग किया है लेखिका ने। उसको देखकर वहां के देवलोक में जो दंड विधान कानून है उसको सुधारा जा सकता। यदि बोझ ना हो तो ये हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। और जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी बिल्डिंग के साइट्स के कामों में बहुत सी सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में, यहाँ पूछ सकता है कि 2 दिन का काम कितने घंटों में? 2 घंटों में। 2 दिन का काम 2 घंटों में, ये पूछ सकता है। 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपसे इस मौन अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना कबूल करें और एक दिन यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला, ये लेखिका ने बंग महिला के नाम से सरस्वती पत्रिका में दिया था। और यहाँ पे देखिए ये कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं जुलाई वाली कहानी पे। ठीक है, जुलाई वाली कहानी पे। तो अगर जुलाई वाली कहानी की भी लेखिका राजेंद्र बाला घोषी हैं और इस कहानी का 1907 में ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। अब पात्रों की बात करें अगर हम जुलाई वाली कहानी में, तो जुलाई वाली कहानी में देखिए एक जानकी देवी है। जानकी देवी जिनके पति बंशीधर हैं। जानकी देवी बनारस की रहने वाली हैं और बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और नवल किशोर जो अपनी बहू को आगरा से लेने गए हैं, और ये कलकत्ता के रहने वाले और इनके दूर के भाई हैं। और उनकी बहू है, क्योंकि नाम नहीं आया है नवल किशोर की पत्नी का, तो वहाँ बहू ही शब्द आया है। तो उनकी एक बहू है और सीता जो है, जो जानकी की बहन है सीता है, और एक जानकी की जो कहारिन है जो काम करती है, और अन्य 2-3 पात्र हैं। और दुलाई वाली का मतलब इस कहानी में जो है, लेखिका ने दुलाई वाली का मतलब है एक घूंघट या चादर ओढ़े हुए औरत। औरत वही कौन कौन ओढ़ता है घूंघट? ये नवल किशोर ओढ़ते हैं, नवल किशोर। ये हास्य मनोविनोद की कहानी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हास्य मनोविनोद की कहानी है। हास्य मनोविनोद की कहानी है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। अब देखिए ये पूछ सकता है एनटीए कि दशाश्वमेध घाट कहानी में पहले काशी के किस घाट का वर्णन मिला है? तो दशाश्वमेध घाट का पहले देखिए इसमें तो आएगा, राजघाट का भी वर्णन आएगा और कई सारे घाटों का वर्णन आएगा, पर इसमें जो पहले आएगा काशी के दशाश्वमेध घाट पर। अब देखिए आगे चलते गोदौलिया का जिक्र है। देखिए यहाँ पे स्थानों का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीए इस बार स्थान ही पूछा था लाल पान की तीसरी कसम की कहानी में, कि स्थानों का जिक्र पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा गोदौलिया। इसमें देखिए स्थानों का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। एनटीए अब जो क्वेश्चन बना रहा है बहुत डीप बना रहा है, कहानियों से बिल्कुल बिल्कुल अंदर से इतनी छोटे छोटे चीज पूछ रहा है कि जिससे लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से देखिएगा और नोट्स बना के चलिएगा कहानी का। तो दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक बड़ी व्याग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया लपेटे हुए, भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों को कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। जब काशी के घटवार में पूछ सकता है कि चक्की की आवाज किस तरह की है। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी एनटीए पूछ सकता है, क्योंकि एनटीए का पैटर्न आप लोग दिन पे दिन देख ही रहे हैं।
तो नोट कर लीजिएगा उस समय जब काशी से दशाश्वमेध के घाट पर व्यक्ति लौट रहा था तो उस समय कितने बजे थे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 11 बजे थे। तो गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जहां घुसा, मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था और ऊपर जगह मनुष्य एक विषयोपयोगी था और नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया और वहां ऊपर चढ़ गया ऊपर चढ़ गया वहां एक कोठरी से उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका। ये पूछ चुका है एनटीए पूछ चुका है कि सीता की उम्र कितनी वर्ष है, तो 10 वर्ष है। देखिए इतनी गहराई से प्रश्न पूछ रहा है एनटीए। तैयारी को देखते हुए एनटीए की तैयारी को हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतनी छोटी छोटी बातें हैं एनटीए जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी पड़ेगी बिल्कुल गहराई से, क्योंकि एनटीए का पैटर्न देख ही रहे हैं दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। गहराई से बिल्कुल सवालें पूछी जा रही हैं। तो सीता की उम्र यहाँ पे 10 वर्ष बताया है लेखिका ने। आकर खड़ी हुई तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लाओ। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर वहां उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और उजला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की भी कभी विदा की हो तो मालूम हो पड़ता है। आज तो किसी सूरत में जाना ना हो सकता है। तुम आज कहती हो तो हम तो अभी जाना है, तुम आज कहते हो हमें तो अभी जाना है। अब देखिए ये पूछ सकता है कि तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। ये बंशीधर कह रहे हैं हमें तो अभी जाना है। ये बंशीधर का कथन है, ये बंशीधर का कथन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बंशीधर का कथन है। ये कथन दे के पूछ सकता है कि इस कहानी में दुलाई वाली में ये किसका कथन है, तो ये बंशीधर का कथन है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। अब देखिए नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। ये जो हम रेड मार्क कर रहे हैं ये मोस्ट है, आपको बिल्कुल इसको ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, यहाँ पे एनटीए पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट है। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे, कलकत्ता से आ रहे हैं और आगरे में अपनी नई बहू को, यानी नई बहू यानी पत्नी को, तो आगरे में अपनी नई बहू, ये उनकी बहू मतलब उनकी पत्नी जो है वो आगरे से आ रही हैं, को साथ ले रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग को मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। अब देखिए हम लोग मुगल सराय से, ये पूछेगा कि बंशीधर ने ट्रेन कहाँ से पकड़ी है, तो मुगल सराय, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसका नाम पंडित दीनदयाल हो गया है, तो ये मुगल सराय, मुगल सराय से इलाहाबाद। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। गोदौलिया का जिक्र मिल गया है, दशाश्वमेध का, पहले दशाश्वमेध का, फिर गोदौलिया का, फिर मुगल सराय का, अब इलाहाबाद का। इसको आप लोग क्रम से नोट कर लीजिएगा। और उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट से नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी है बाद के बाद बधाकर चलो, घंटे भर में खा पीकर चलो। अब हमें विदा, अब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात भी है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक गाड़ी से, अब ये देखिए यहाँ से ये जानकी देवी का कथन है, ये जानकी देवी का कथन है, ये जानकी देवी का कथन है कि हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? ये जानकी देवी कह रही हैं, नवल जो चाहे करवाएं, क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकेंगे नहीं, जरूर ही उनको साथ जाएंगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। किससे? हंसी ठट्ठी भी राह में अच्छी लगती है।
उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी, बात उड़ा दी सही। वे बोले, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। अब देखिए, जानकी को ये पूछेगा एनटीए कि जानकी को नवल किशोर में क्या अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। जानकी को नवल किशोर की क्या बहुत बुरी लगी? देखिए, हंसी। नवल किशोर की हंसी जो है जानकी देवी को बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा, चलो मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती, पूरी क्यों खाने लगे। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चली आई और बोली, मैं तुम्हारे भैया के पास जाती हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। अब इस महीने में देखिए आषाढ़ सावन का जिक्र आया है। ये पूछ सकता है एनटीए कि आषाढ़ सावन का जिक्र कि दुलाई वाली कहानी में किस महीने का जिक्र मिला है, तो आषाढ़ और सावन का। ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे और इनका ससुराल जो है वो काशी में था, गोदौलिया के पास। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बनारस में ससुराल है इनका, बताया ना, बनारस में ससुराल है। और स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साले और साली और सास के सिवा कोई नहीं है। ये पूछ सकता है कि उनके ससुराल में एक साले और साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं। अब ये नवल किशोर से बंसीधर का क्या रिश्ता है, तो ये दूर के ममेरे भाई हैं। ये पूछ सकता है कि नवल किशोर से बंसीधर का क्या रिश्ता है, तो ये दूर के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता वही जानकी देवी की बहन सीता रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोते रोते ही तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद दिला गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। 1 बजने पर, ये याद रखिएगा, 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय कब आया? अब 11 बजे देखिए वहां पे, 11 बजे वहां नदी से स्नान करके घाट से, दशाश्वमेध घाट से 11 बजे, और यहाँ 1 बजने पर स्टेशन समय। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट है। कितने बजे स्टेशन पे? तो ये 1 बजे। 1 बजे स्टेशन जाने का समय 1 बजे, और नदी से स्नान, दशाश्वमेध घाट से स्नान करने पर 11 बजे। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं की। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों से के सिवा और भी 2-4 खुशामद घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? यहाँ लेखिका ने कहा है, देखिए, छूछे को कौन पूछे, यानी जिसके पास पैसा है उसके यहाँ 2-4 नौकर लगे रहते हैं, पर छूछा है जिसके पास कुछ नहीं है उसको कौन पूछे। एक कहारिन है, वो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बात करते, मतलब उनकी तबीयत नहीं सही है, वो हमेशा सोए ही रहते हैं, माने बिछौने से बात करते हैं। ये एक मुहावरा हो गया लेखिका ने, हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं मतलब बीमार रहते हैं। जिस पर भी आप कहने लगे कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचार करने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो इक्के इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पराये पुरुष के साथ एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी कर ही लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। आगे चलते हैं। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपए मांगा, 1.5 रुपए किराया मांगा। अब गाड़ी वाले ने कितने किराया मांगा? 1.5 रुपया। ये पूछ सकता है एनटीए, इसको आप लोग मोस्ट करिएगा। ये 1.5 रुपए किराया, गाड़ी वाले ने कितने किराया मांगा? 1.5 रुपए, ये पूछ सकता है।
तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुंचने से कहा। मतलब जब गाड़ी वाले ने कहा कि हमने 1.5 रुपया चाहिए, तो बंशीधर ने कहा कि गाड़ी, भाई पैसा तो, पैसा बचाने की उनको भी जरूरत थी, तो बंशीधर ने कहा 1.5 रुपये मांगा है, तो कहा चलिए चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, इक्के ही सही, गाड़ी में नहीं जाना है, जो बैल वाली गाड़ी है उसमें नहीं जाना है, अब इक्के पर ही जाएंगे। अब आगे देखते हैं। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ ही नहीं इलाहाबाद में देखे जाएंगे। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप ही बैठ गए, और जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? इस अस, इस स्थिर संसार में, इस स्थिर संसार में, अस्थिर संसार में, इस अस्थिर संसार में स्थिरता ही कहाँ? इस अस्थिर संसार में स्थिरता ही कहाँ? जो कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौली स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी सिकरौली स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। अब ये पूछ सकता है कि किस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते जानकी की आंखों के आंसू जो है वो पोंछ चुकी थी, तो ये सिकरौली स्टेशन, ये नोट कर लीजिएगा, सिकरौली स्टेशन। सिकरौली स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते जानकी की आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। सिकरौली स्टेशन, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सिकरौली स्टेशन। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी, और एक और बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे और इक्के वाले से कान बचाकर जानकी जी ने पूछा क्या हुआ? जानकी जी ने पूछा क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए हैं? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए। अब देखिए ये पूछ सकता है कि नवल क्या कट्टर स्वदेशी हुए, क्या कट्टर स्वदेशी थे? ये पूछ ऑप्शन में दे सकता है। क्या स्वदेशी, कट्टर स्वदेशी कौन है? तो नवल जो है कट्टर स्वदेशी है, और वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। बात भी ठीक है, नाक विलायती चीज। एक मिनट, कट्टर स्वदेशी वे बंगालियों से भी बढ़ के देखेंगे, दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीज मोल लेकर क्यों रुपए बर्बाद किया जाए? देसी लेने में से भी दाम लगेगा, और सही पर रहेगा तो देसी ही में। तो मतलब जो नवल किशोर हैं वे स्वदेशी चीजों को पसंद करते हैं, क्योंकि वे कट्टर स्वदेशी हैं। वो कट्टर स्वदेशी हैं, वो विदेशी वस्तुओं को नहीं पहनते हैं। वही लेकर, वही जो है ये बंशीधर कह रहे हैं कहानी में कि वे स्वदेशी हैं, वो देखेंगे विलायती को तो वो नाहक ही हम पर गुस्सा करेंगे। फिर कह रहे हैं, देखिए आगे, कि देसी लेने में ही दाम लगेगा, पर रहेगा तो देश है ही। मतलब स्वदेशी कपड़ा जो देश में बन रहा है, अगर उसको हम लोग खरीदेंगे तो पैसा तो विलायती यानी विदेशी वस्तुओं को खरीदने में भी लगेगा, और देसी वस्तुओं को खरीदने में भी। तो भाई हम लोग विदेशी सामान, विलायती सामान क्यों खरीदे? देश का ही खरीद के वो पैसा देश में ही लगा रहेगा। तो वही कह रहे हैं बंशीधर कि आगे देखिए, जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? तो मतलब जानकी देवी कह रही हैं कि धोती तो धोती, बेलायती हो चाहे स्वदेशी, पहनने से काम, इसमें बुरा क्या है? अब आगे चलते हैं। स्टेशन में इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा, और बंशीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाला कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है, यानी 1.5 रुपए का टिकट मिलता है, इधर से ही टिकट ले लीजिए।
यहाँ ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। वो बंसीधर फिर बोले, अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट, अब यहाँ पे देखिए लेखक बंसीधर बंसीधर कह रहे हैं कि अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट मिलता है, तो बंसीधर फिर बोले, अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला बोला चुप। इक्का वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए कि बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार कर गए। राजघाट, ये देखिए स्थान का नाम आ गया, राजघाट पार कर गए और मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांग कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। ये पूछ सकता है कि मुगल सराय स्टेशन पर बंसीधर कौन से प्लेटफार्म पर बैठे, तो दूसरे प्लेटफार्म पर जाकर बैठे। ये पूछ सकता है एनटीए। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए और तेहरा गए, यानी दोहरा तेहरा कर वो नवल को खोज रहे हैं, पर बंसीधर नवल को खोज रहे हैं, पर बंसीधर नवल किशोर को खोज रहे हैं, पर नवल किशोर नहीं मिल रहे हैं। और भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देख रहे तो नवल न मिले। अंत अतः को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया है। वहीं पूछने लगे कि नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। जो टिकट लिए थे वो ड्योढ़ी यानी 1.5 रुपए का ही था, और उसमें कलकत्ते वाले मुसाफिर का, चूंकि आगरा से गाड़ी आ रही थी, ठीक है, तो कलकत्ते वाले मुसाफिरों से भरा था आगरा। अब आगे चलते हैं। इसलिए तीसरे दरवाजे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके कमरे में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्रियां थी। अब ये पूछ सकता है एनटीए कि जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरे मिलाकर कुल 10-12 स्त्रियां पुरुष। कितने स्त्रियां पुरुष? 10-12। 10-12 10-12 स्त्रियां पुरुष। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर स्थान का देखिए, यहाँ पे मिर्जापुर पहुंचे और मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। पेट राम मतलब उनको भूख लग गई। कहाँ? मिर्जापुर में। तो ये पूछेगा कि बंसीधर को भूख कहाँ लगी, यानी पेट राम की शिकायत कहाँ हुई, तो मिर्जापुर में। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, तो चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। यानी जो बंसीधर बनारस से जब चले थे इलाहाबाद के लिए, तो वो अच्छी तरह पेट पूजा नहीं किए थे। वही बता रहे हैं कि बंसीधर ने अच्छी तरह वहां बनारस छोड़ने से पहले अच्छी तरह पेट पूजा नहीं किया था। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बू से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से ताजी पूड़ियां और मिठाइयां लेकर निराले में बैठे। तो ये पूछ सकता है कि खोचे वाले से उन्होंने क्या लिया, तो ताजी पूड़ियां और मिठाइयां। ताजी पूड़ियां और मिठाइयां ताजी पूड़ियां और मिठाइयां लेकर निराले में बैठे और आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। मतलब जब उन्होंने पूछा जानकी देवी से कि आप कुछ खाएंगी, तो उन्होंने वही बात कहा कि हम रेल का नहीं कुछ खाएंगे, रेल का खाना पीना उनको पसंद नहीं था।
तो वही कह रहे हैं कि वो स्त्रियां नटखट होते हुए रेल का खाना पसंद नहीं करती और पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़ी में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक दो मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले आगे वाले में से एक दो उतर गए थे। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक शब्द कोई कोई थे तो बंशीधर ही थे। मतलब वहां पे जितने लोग थे वो सब गांव के ही लोग थे, पढ़े लिखे कोई नहीं थे। उसी को यहाँ पे लेखिका ने लिखा है कि अधिक शब्द कोई नहीं था, वही थे, बंशीधर ही थे मतलब। और उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ का लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी थी। यही है नवल किशोर। यही ये जो एक भले घर की स्त्री बैठी है अपने सिर पे ओढ़े, यही है नवल किशोर। और इनको ये पता नहीं है कि यही नवल किशोर है। अब देखिए आगे चलते, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी है। बंशीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। यानी उनके जो पुरुष हैं वो जब आएंगे तो उन्हीं के साथ सफर में बातचीत करके उन्हीं के साथ समय बिताएंगे। अब ट्रेन में कोई आता है तो एक न एक दूसरे सभी लोग बात ही चीत करते हैं। तो सोचे हैं कि इनके साथ जो रहने वाले इनके साथ जो जो पुरुष आए हैं वो आएंगे तो उन्हीं से हम बात विचार करके अपना समय पास करेंगे। अब एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तो एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकुचा कर थोड़ा सा मुंह खोल कर जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी और रेल का देना लेना तो यूं ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल को अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उसे उस कमरे में तीन चार पौड़ ग्रामीण स्त्रियां थीं। ये पूछ सकता है कि जिसमें वो नवल किशोर यानी ओढ़ी हुई स्त्री थी उसमें कितनी चिपौड़ स्त्रियां थी, तो तीन चार ऑप्शन में दे देगा, चार पांच दो एक दो दो तीन। तो आप ये आपका सही होगा, तीन और चार, इसको नोट कर लीजिएगा। तीन चार ग्रामीण स्त्रियां थी एक साथ जो उसके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर मनई त नहाई नाही अइले, इनकर मनई त नाही अइले हो ना, देखा हो रोवल करत हैं। और दूसरी बोली, ये पहली स्त्री बोल रही है, अब दूसरी स्त्री देखिए, दूसरी स्त्री बोल रही है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठे हुई हैं। अब ये कह रही है, दूसरी स्त्री कह रही है कि इनकर मनई जो हुआ दूसरे गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब पहली बोल रही है, दूर बोल रही, ई जनाना गाड़ी थोड़ी बा। अब दूसरी कह रही है, तो भले तो कहूँ, कह के दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव तरबू बेटी, कौने गांव उतरबू। तो वो कहे मिर्जापुर चढ़ी हैं। इसके जवाब में उसने कहा, सो वह न कह सकी। तब वह पहली बोली, हट, हम पूछली ना, हम कहा उतरबू हो इलाहाबाद। तो दूसरी बोली कि इलाहाबाद कौन गांव हुआ। पहली बोली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी यानी इलाहाबाद, यहाँ जहाँ प्रयाग जी जहाँ लोग मनई नहाए जाले, जहाँ यानी जो इलाहाबाद में जो कुंभ लगता है वही प्रयाग जी में जो लोग नहाने जाते हैं, तो वही बोल रही है। वही दूसरी बोली, भला प्रयाग जी काहे न जानत है ले कि नहीं तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नहा चुकी हैं। ये दूसरी बोल रही है। अब देखिए, ये पहली और दूसरी का संवाद है इस कहानी में, जो है पहली और दूसरी ग्रामीण का संवाद है। तीन चार पौड़ स्त्रियां हैं तो उसमें पहली और दूसरी जो है उन्हीं का संवाद ज्यादा है। तो दूसरी बोली, भला प्रयाग जी काहे न जानत है लेके नहाए, तोरे पंच के धर्म से चार दाई नहा चुकल है, चार दाई नहा चुकल है। ऐसे ही सोमवारी और गहन दकादक लगा रहा, तवन तोहरे काशी जी नहाए गए रही। काशी यानी सोमवारी अमावस्या के, सोमवती अमावस्या के
ग्रहण लगा रहे, यानी गहन मतलब ग्रहण, यहाँ गहन शब्द का प्रयोग है। तो ग्रहण 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 लगा रहे तो काशी जी नहाए गई रही। तो पहली बोली आवा जाए के तो सबई आवत जात बा, बटले बा ना। हनु यह साहित्य विचार विपत में पड़ल बाटिल। हे हम पंच होई राजघाट टिकसवा कटौली, हम पंच होई राजघाट टिकसवा कटौली, राजघाट टिकट कटौली और मुगल के सराय उतरली, यानी राजघाट से टिकट कटाए के मुगल के सराय उतर ली हो। और हो द पुनः चढ़ली। दूसरी बोली ऐसे एक एक दाई हम आवत रहली, एक मिली और मोरे संगवा रहे दकौने टिसनिया पर उकर के उकर मलिकवा उतर से तुरंत ही गड़िया खुल गई। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ के नरिया साहब के गड़िया खड़ी करा, ये साहब गड़िया तनी खड़ी करा। मतलब ये ग्रामीण युवतियां अपने में बता रही हैं कि एक बार हम आए थे, मतलब किस्सा कहानी ट्रेन में जैसे लोग बतियाते हैं, तो दूसरी वाली बोल रही है कि एक दाई हम टिकट कटा के स्टेशन से आ रहे थे और उसका मालिक जो है किसी कौनो स्टेशन पे उतरा पानी भरने के लिए और गाड़ी खुल गई और उसके साथ जो स्त्री थी वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि ये साहब गड़िया खड़ी करा, ये साहब गड़िया खड़ी करा तनी। अब वो बता रही है कि भला गड़िया दहनियात करके खड़ा हुई। तो पहली बोली ओ मेहरिया बड़ी उजबक रही, यानी पहली स्त्री बोल रही है, जो पौड़ वाली स्त्री है, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं बूढ़ी हैं सब वो बोल रही हैं, पहली उसमें बोल रही है कि ओ मेहरिया उजबक रही, भला केहू के चिल्लैले से रेलवा कहूँ खड़ी होला। इसके इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब इतने पुरुष स्त्रियां थी कि एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती थी। और तीसरी स्त्री, अब देखिए तीसरी स्त्री का संवाद यहाँ पे बहुत कम है, पर है, ऐसा नहीं है कि तीसरी स्त्री का कोई संवाद नहीं है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा और ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सुनिए, तीसरी स्त्री बोली टिकसया पल्ले बा की नाही, हे साहिबा सुनी त कलकत्ता ताइले मुसलिया ले, अरे ये तो नाही कि दूर से आवत रहले, फरागत के बाद उतरले ना। अब चौथी बोली हम तो इनके संगे के आदमियों के देखबो नहीं कियो गोया। तीसरी बोली हम देखे रहली, मजे का टोपी देहले रहने कि इस तरह उनके वे सिर पैर की बात सुनते सुनते बंसीधर उठे, यानी उनके इस तरह के अटपटे बातों को सुनकर बंसीधर जो है उठ गए गुस्से में। और तब उस स्त्रियों से कहने लगे कि तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, मतलब ये सब बातें जो कह रही हैं ये सब ग्रामीण स्त्रियां, और इससे सुनते सुनते जो है बंसीधर हैं वह गुस्से से उठे और उन सब स्त्रियों को कह लगे कि तुम सब नाहक उसको ही डरा रही हो। अब आगे चलते, इलाहाबाद तार गया होगा, ये बंसीधर कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो, इलाहाबाद तार जो है रेलवे वाले भेज दिए होंगे और दूसरी गाड़ी से ये भी वहां पहुंच ही जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं, जो ऐसा भी हो तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूंगा और तुम लोग में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है, यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठिकाने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। आगे चलते हैं। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वागधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचन काहे, हम पंचे काहे जाय के केहू से कुछ कही, अरे एक के करत न बा तो दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा जमाते देख खुश हुई और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींटी की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी। अब ये पूछ सकता है कि दुलाई वाली जो है वो स्त्री कौन सी साड़ी पहनी थी, तो
फारसी सी छीट की दुलाई वाली ओढ़े अकेले बैठी थी। फारसी सी छीट वाली, फारसी सी छीट वाली कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती और सामने हो जाने पर मुंह फेर लेती। बंशीधर सोच में लगे। बंशीधर वही, और ये छीट वाली साड़ी कौन धुलाई वाली ओढ़े है? यही नवल किशोर हैं। तो सोचने लगी कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है। अब ये बंशीधर सोच रहे हैं कि भाई ये बार बार घूंघट उठा के हमको आंख निकाल कर देख रही है और मुंह फेर लेती है, ये अच्छे घर की, ये अच्छे, इसका आचरण अच्छा नहीं है। और गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई तो बंशीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे कि यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और उससे भी कोई न आया तो क्या जरूरी, क्या करूंगा। जो भी गाड़ी नैनी से छूटी, अब देखिए नैनी स्टेशन का, ज्यों ही गाड़ी नैनी स्टेशन से छूटी, अब साथ की उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, यानी वही पौड़ महिलाएं सब। फिर स्त्रियों ने मुंह खोला, का भैया जे क्यों बिना टिकस के आवत हुई तो ओकर का सजा होला। ये सब पूछ रही हैं स्त्रियां कि जे कोई बिना टिकस के आवेला तो ओकर का सजा होला। अरे ओके ई ना चाहत रहे कि मेहरुआ के तो बैठा देले और अफवाह अपने टिकसवा लेके चल दिहल। यानी वो सब स्त्रियां कह रही हैं कि मेहरुआ को, उसने अपनी मेहरारू को, अपनी पत्नी को इसमें ट्रेन में बैठा दिया है और टिकस लेके चल दिया। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। अब देखिए ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहीं ये सोचा कि बंशीधर कहीं उसकी सहायता करने के चक्कर में कहीं उसका जो जेवर ओवर है वो छीन कर रफू चक्कर होने की बात तो नहीं कह रहे हैं। तो इस पे उस गार्ड में एक उसी गाड़ी में उसी गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा, यानी ट्रेन में बहुत से लोग थे तो उसमें एक उसी गाड़ी में एक लाठी वाला भी आदमी था। और उसने कहा, बंशीधर को कहा कि क्या बाबूजी अकेले अकेले, मतलब खुल्लम खुल्ला, मतलब साक्षात कह रहा है, का बाबूजी अकेले अकेले हमरो कुछ साझा हुई। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए, यानी गुस्से में हो गए। बंशीधर क्रोध से गुस्से लाल हो गए और उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुपचाप हो गए, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद भी उतरे और एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था, यानी उन चार स्त्रियों में एक बुढ़िया को वहीं इलाहाबाद उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया ने उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए और जानकी से सब हाल कहने पर वह बोले, यानी जानकी उस गाड़ी में नहीं बैठी थी, जानकी तो जनाना गाड़ी में बैठी थी। तो अब जानकी को वहां से उतारने गए और उतार कर लाए, और जानकी ने सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। मतलब जानकी देवी कह रही हैं तुम भाई किसका किसका ठिका ले लियो, किसकी किसको जिम्मे ले लिए हो अपने, तो कह रही है किस बखेड़ा में क्यों पड़ रहे हो, तो किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना और जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर अपने स्टेशन मास्टर के पास गए। यानी जानकी देवी आई और उस दुलाई वाली वो महिला को बैठा कर वो स्टेशन मास्टर के पास गए, और बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था वो किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट के है। लौट कर आए तो किसी न किसी को न पाए, पर अरे ये सब कहाँ गई, यह सोचकर चारों ओर देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए, आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आए। अब देखिए पुरानी मान्यता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे घर से हम निकल रहे हैं और और कौन कौन लोग के ऐसे आफत पड़ गए, मतलब कौन आगे पड़ गया कि हम दूसरी आफत में पड़ गए, तो वही बता रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गए हैं। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ये देखिए ये दुलाई वाली, यही दुलाई जो ओढ़े हैं, ये नवल किशोर मुंह उठाकर खिलखिला उठे और अरे यह क्या,
सब तुम्हारी ही करतूत है, अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया, ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती मतलब ये जानकी देवी का कथन है, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। मतलब अब ये कह रहे हैं, नहीं नहीं ये गलती हो गया, देखिए ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये वंशीधर कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यहाँ यह तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। मतलब ये कलकत्ते से आ रहे हैं नवल किशोर, और ये मुगल सराय में ही बैठे थे, देखिए, और तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे साथ चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। जी, फिर मिर्जापुर में फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, तो मैं तुम्हारे पास के निकट गया, पर तुमने न देखा और तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लूं। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए और दोनों मित्रों में बड़ी प्रेम से बातचीत होने लगी। और बंशीधर बोले, ऊपर जो कुछ बीता सो बीता, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही है, बहुत तंग हुई होगी, यानी उनकी पत्नी को। और जो तुमने नाहक रुलाया है, बहुत ही डर गई थी। यानी ये उड़ के बैठ गए थे, तो वही जो रो रही थी, वही बंशीधर की बहू थी, यानी पत्नी थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे, तो क्या मैं मर मर थोड़ी ही गया था, चार हाथ की दुलाई की बिसाधी कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए और देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। अब जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, मतलब ये किससे कह रही हैं, तो ये नवल किशोर की बहू से कह रही हैं कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवेगी। खैर, दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को लेकर राजी खुशी से घर पहुंचे, और मुझे भी यह कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो देखिए, ये दुलाई वाली कहानी हास्य विनोद की भी है, और इसमें कुछ कुछ व्यंग भी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, जैसे भी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने नेट की तैयारी के लिए बिल्कुल इसको पढ़िएगा। और आप सभी का धन्यवाद। और जैसी भी कहानी लगे, अच्छा लगे क्लास, तो लाइक शेयर कीजिएगा, और दूसरे को भी इससे बताइएगा जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।